हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB TGT नेचुरल साइंस के केमिस्ट्री के PYQ क्वेश्चंस को। और ये जो एग्ज़ाम है, इनके जो एग्ज़ाम हुए थे लास्ट ईयर हुए थे, ठीक है, 2025 में हुए थे सितंबर में TGT साइंस के लिए। और इनके लिए जो नोटिफिकेशन आया था, जो वैकेंसी आई थी, वो आई थी 2024 में। आई थिंक वो फैब में आई थी, ठीक है, 2024 में। और इनके जो एग्ज़ाम हुए थे वो लास्ट ईयर हुए थे। अभी इसके बाद एक बार और वैकेंसीज़ आई है DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए, उनके एग्ज़ाम्स इस ईयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो टोटल पेपर हुए थे, एग्ज़ाम हुआ था, टोटल 6 शिफ्ट में हुआ था। तो उसमें से आज हम 6 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और इसमें से क्या आइडेंटिफाई करना है कि जो न्यूट्रलाइजेशन होता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है। तो न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एसिड प्लस बेस रिएक्शन कराते हैं, एसिड प्लस बेस। और यहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, प्लस में वाटर बनता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। अभी हम एक्सोथर्मिक का भी मतलब समझेंगे। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, देखो एक्सो का मतलब होता है यहाँ पे, आप ऐसे समझ सकते हो कि एग्जिट। एक्सो को हम कैसे समझ सकते हैं, एग्जिट से। और थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट से। तो यानी कि ऐसी रिएक्शंस, ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट होती है, एक्सो का अपोजिट होती है क्या, अभी एंडोथर्मिक। क्या होती है, एंडोथर्मिक। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, एंडो का मतलब हम ले सकते हैं यहाँ पे एंटर, और थर्मिक का मतलब सेम क्या आ जाएगा, हीट। तो यानी कि ऐसी प्रोसेस, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है रिएक्शन को कराने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक होती है जब भी रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में से क्या होती है, हीट रिलीज होती है रिएक्शन होने की वजह से, तो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, वो कैसी होती है, अभी एक्सोथर्मिक होती है। और साथ में यहाँ पे एक सॉल्ट फॉर्मेशन होता है और वाटर बनता है। अब यहाँ पे जो एसिड और बेस का जो कॉम्बिनेशन है, ये कैसा भी हो सकता है। यानी कि आप इसको ऐसे समझना, यहाँ पे जो एसिड है, अब आपको पता ही है एसिड और बेस कैसे हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। एसिड और बेस कैन बी स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक। ये क्या है भाई, वीक भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे एसिड और जो बेस है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे स्ट्रॉन्ग और वीक के उसमें भी बन सकता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के उसमें भी बन सकता है। जैसे देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो नेक्स्ट क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, वीक बेस के साथ। या फिर क्या हो सकता है, वीक एसिड है प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ऐसे भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और वीक एसिड प्लस में वीक बेस का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इनके बेसिस पे क्या है, यहाँ पे सॉल्ट भी बनते हैं। सॉल्ट के अब जो यहाँ पे कैटेगरी बन जाएगी, क्लासिफिकेशन करेंगे, वो उसके बेसिस पे होता है कि न्यूट्रल सॉल्ट बना है, आपने पढ़ा ही होगा। एक क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है, एक एसिडिक सॉल्ट होता है। तो वो हम यहीं से पता करते हैं। एक क्या होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। तो वो इन कॉम्बिनेशन से देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसे कॉम्बिनेशन को चेक करके हम यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एसिडिक है, बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बना था वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन के अराउंड ही है, तो हम उसी को समझते हैं। तो अब हम वन बाय वन स्टेटमेंट्स को देखते हैं और आइडेंटिफाई करेंगे कि विच वन इज़ नॉट ट्रू। तो फर्स्ट क्या गिवन है, इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमेशा ही एसिड प्लस बेस के कॉम्बिनेशन से, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा प्रोडक्ट में, भले ही यहाँ से कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, ठीक है। वो बात अलग है कि वो जो सॉल्ट फॉर्मेशन बनेगा उसका नेचर कैसा है, वो वीक है, स्ट्रॉन्ग है, एसिड है, या फिर बेस है, बट ऑलवेज इट फॉर्म सॉल्ट। हमेशा ही क्या है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। तो फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, नोट वाला। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अभी बताया कि जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इट अकर्स ओनली बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। यहाँ पे क्या बोल दिया कि जो न्यूट्रलाइजेशन होता है वो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में होता है। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो ओनली लिखा है ना, ये ओनली वर्ड की वजह से स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगी। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे इनकरेक्ट आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ स्टेटमेंट आपको क्या गिवन है कि इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि H पॉजिटिव आयन
फ्रॉम एसिड टू बेस, यानी कि H पॉजिटिव आयन को ट्रांसफर करता है कहाँ से भी, एसिड से बेस की तरफ। तो देखो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से इसको क्लियर करती हूँ। यहाँ पे हम एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं HCl, बेस का एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं NaOH, ये सबसे कॉमन एसिड और बेस है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है। तो अब इसमें क्या होगा, देखो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे एक्सचेंज होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है NaCl फॉर्म होगा, तो ये NaCl क्या आ गया, यहाँ से सॉल्ट आ गया प्लस में, और वाटर कहाँ से आ जाएगा, H और ये OH से, तो यहाँ पे ये बन गया ऐसे। अब देखो आपको ये भी पता है कि HCl और जो NaOH होता है ये दोनों ही क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे क्या बन गया, अभी आपके पास सॉल्ट बन गया। तो अब यहाँ पे इसने बोल दिया ओनली, अभी मैं आपको इसमें वेरिएशन करके दिखाती हूँ। जैसे मान लो आपने यहाँ पे एसिड लिया CH3COH, ये क्या है, एक वीक एसिड है, ये क्या है भी यहाँ पे एक वीक एसिड है, प्लस में यहाँ पे बेस ले लेते हैं NaOH, NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH क्या है भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इससे जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, देखो H पॉजिटिव CH3CO नेगेटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा ये CH3CO नेगेटिव यहाँ से क्या करेगा, इस Na के साथ जाएगा पॉजिटिव के साथ, ठीक है, कटायन अनायन ऐसे होगा ना, तो यहाँ पे क्या है CH3CONa, यहाँ पे क्या बन गया, ये एसिटिक एसिड का सॉल्ट बन गया, प्लस में अगेन यहाँ से क्या हो गई, वाटर की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे ओनली वर्ड क्या हो गया, देखो इनकरेक्ट हो गया ना। यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसे भी हो सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पे आपने क्या एग्जांपल ले लिया, वीक बेस का ले लिया। तो यहाँ पे ओनली वर्ड की वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गई भाई, इनकरेक्ट हो गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन दैट लीड्स टू रेंसिडिटी इन फूड। यहाँ पे आपको रेंसिडिटी का एग्जांपल आइडेंटिफाई करना है, और रेंसिडिटी बेसिकली एक कैसी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होता है वो किसका होता है भाई, फूड का होता है। किसका होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है। अब फूड का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, यानी कि फूड जब आता है कांटेक्ट में विद एयर, या फिर आप बोल सकते हो ऑक्सीजन, एयर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से जो भी फूड में फैट और ऑयल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है भाई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना। तो यहाँ पे फूड जो होता है वो क्या हो जाता है भाई, उसमें से फाउल स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो फाउल स्मेल और क्या होता है भाई, टेस्ट। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं अभी, रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 ऑप्शन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ फैट्स विद ऑक्सीजन। तो यही तो अभी हमने डिस्कस किया है कि रेंसिडिटी क्या होता है, फूड में जो भी प्रेजेंट होते हैं फैट्स और ऑयल्स, उनका क्या हो जाता है अभी, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आने की वजह से वो खराब हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भी एक बार ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। जो फर्मेंटेशन होता है ये कैसी प्रोसेस होती है भी, एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। क्या होती है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट का आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो देखो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो का मतलब क्या होता है वाटर, और लिसिस का मतलब क्या होता है ब्रेक, ठीक है, ब्रेक होता है। तो इसका मतलब क्या है कि नहीं, कि वाटर की प्रेजेंस की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या है भी, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, की प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होना। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे रेंसिडिटी का एग्जाम्पल नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है भी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इन अ रिएक्शन लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटाशियम आयोडाइड टू फोम। यहाँ पे क्या है, एक रिएक्शन हो रही है, और ये क्लास 10 से क्वेश्चन है। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए ना ये सभी क्लास 10 की एनसीईआरटी से ही है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है उसने, लेड नाइट्रेट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और यहाँ पे पोटाशियम आयोडाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब तक आपको ये अच्छे से नहीं पता होंगे ना कि इनके केमिकल फॉर्मूला क्या बनेंगे, तब तक यहाँ पे आप रिएक्शन को करेक्ट कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे देखो लेड का जो सिंबल होता है दैट इज Pb, और नाइट्रेट क्या होता है अभी, NO3 नेगेटिव होता है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पोटाशियम आयोडाइड बनाना है। तो पोटाशियम का सिंबल होता है K, और आयोडाइड का सिंबल मतलब आयोडीन का सिंबल आ जाएगा I। तो यहाँ पे अब हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो यहाँ पे जो नाइट्रेट होता है इसका -1 चार्ज होता है, और जो लेड होता है वो +2 में होता है। अब जब भी सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, यानी कि जब भी ऐसे कोई कंपाउंड बनता है ना, तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज होता है इट इज़ ऑलवेज इक्वल, यानी कि वो हमेशा क्या है, बैलेंस होते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पे, जितनी पॉजिटिव वैलेंसी होगी उतनी ही नेगेटिव वैलेंसी होगी। तो अब लेड के ऊपर +2 है, तो इस +2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव भी कितना होना चाहिए, -2 ही होना चाहिए। बट नाइट्रेट का कितना है, -1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि Pb NO3 का ट्वाइस।
अभी देखो इसका +2 हो जाएगा और यहाँ पे नाइट्रेट का भी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो डेट इज लेड नाइट्रेट। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है आपको, पोटाशियम आयोडाइड के साथ। तो पोटाशियम की जो वैलेंसी होती है डेट इज +1, और जो आयोडीन होता है, आयोडीन की वैलेंसी होती है -1, और -1 आने की वजह से ही ये क्या बन जाता है, आयोडाइड बन जाता है। आयोडीन होता है ये ऐसे, ठीक है, आई, और यहाँ पे क्या है, -1 आने की वजह से ये आयोडाइड बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, KI। अब यहाँ पे आपको क्या करानी है, इसकी रिएक्शन करानी है। तो अब देखो रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे वैसे -2 है, बट इसका चार्ज कितना है, -1 है नाइट्रेट का, और यहाँ पे +1, और यहाँ पे भी क्या है, -1 है। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कौन से टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। क्या है भाई ये, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अभी देखो जैसे यहाँ पे इस पेपर में ऐसे क्वेश्चन गिवन है, मे भी किसी दूसरे शिफ्ट में आपको क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ ले, कि आपको एग्जांपल दे दिया, रिएक्शन दे दी, और उसमें से पूछ ले कि कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये सारे ही एग्जाम्पल्स आपको क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में ही दिए हुए हैं। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे आपको गिवन है, ये किसका एग्जाम्पल है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो जो भी हम एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे सीखेंगे उन सबको भी आपको ध्यान से नोट करना है। ऐसे नहीं देखना कि सिर्फ क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी के रिगार्डिंग, क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन सेम ही पैटर्न से, मतलब सेम ही क्वेश्चन से, कॉन्सेप्ट से पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके, घुमा फिरा के। तो ये जो यहाँ पे रिएक्शन है किसका एग्जाम्पल है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट का है। अब बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या होता है भाई, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। यानी कि यहाँ पे जो कटायन अनायन है वो क्या है भी आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे इसका कटायन इसके अनायन के साथ कंबाइन हो जाएगा, यहाँ पे इसका कटायन इसके अनायन के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो ये कटायन है, तो इसके अनायन के साथ कंबाइन होगा ये, तो कंबाइन होने पे देखो सेम ही बात आ गई, यहाँ पे +2 चार्ज है, तो इसको -1 वाले के साथ कंबाइन करने के लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PbI2। क्या बन गया भाई, PbI2 प्लस में यहाँ पे क्या है, +1 वाला है, और यहाँ पे -1 वाला ही है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, KNO3। तो ये तो सिंपल बन गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके, मैंने जब बाकी शिफ्ट के भी क्वेश्चंस को देखा है तो उसमें आपके बैलेंसिंग के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। आई थिंक इस पेपर में भी बैलेंसिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम यहाँ पे बैलेंसिंग भी ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे कि भाई अगर बैलेंसिंग से क्वेश्चन बनता है तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर इसी रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो दोनों साइड हम कटायन अनायन यानी कि एटम्स को अपने काउंट करेंगे, और उसके बेसिस पे इस रिएक्शन को क्या है, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पे जो आयोडीन है, आयोडाइड आयन आए हैं, वो कितने आ गए भाई, 2 आ गए, और इस साइड कितने हैं, 1 है। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आई है वो तो 2 हो गए, बट साथ में क्या है, यहाँ पे इसके साथ पोटाशियम भी है, तो पोटाशियम क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इस साइड देखो राइट साइड में कितने अभी यहाँ पे प्रोडक्ट में 1 ही है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो आई थिंक ये रिएक्शन बैलेंस है, बाकी और बैलेंसिंग करने की यहाँ पे नीड नहीं है, क्योंकि देखो लेड कितना है, 1, इस साइड भी 1 है, 2 यहाँ पे आयोडाइड हो गए, इधर भी 2 है, यहाँ पे 2 पोटाशियम आयन है, यहाँ पे भी 2 पोटाशियम हो गए हैं। नाइट्रेट का यहाँ पे देखो ऑलरेडी पहले से ट्वाइस था, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से यहाँ पे भी क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, यहाँ पे बैलेंस हो गई। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, इसका एक और नाम होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होता है अभी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है उसी का एक टाइप होता है, या उसको आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। तो यस हम बोल सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे पोटाशियम आयोडाइड बना है, इसकी क्या होती है, यहाँ पे पीपीटी बनती है, और पीपीटी जो बनती है उसके लिए जो सिंबल होता है ये ऐसे उल्टा एरो बनाते हैं, ठीक है, ये ऐसे करके, ये ऐसे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ है, प्रेसिपिटेशन बना है। तो ये जो यहाँ पे लेड आयोडाइड बना है ये कैसे कलर का होता है, येलो इन कलर। कैसा होता है अभी, येलो इन कलर होता है। तो अभी देखो हमने कितने सारे एक क्वेश्चन में ही एक्स्ट्रा पॉइंट्स को कवर कर लिया। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, और यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा, हमने देखा ना, फॉर्मूला फॉर्मेशन कैसे होगी, ये लेड नाइट्रेट का, पोटाशियम आयोडाइड का, और फिर इसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। और यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। अब इसने प्रोडक्ट के नाम तो दिए नहीं है, इसने ऑब्जर्वेशन को दिया है। क्या किया है अभी देखो, इसने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिए है ऑप्शन में, तो ऑब्जर्वेशन में देखो व्हाइट पीपीटी बना है, नो, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या है यहाँ पे, येलो प्रेसिपिटेट, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आ जाएगा। येलो प्रेसिपिटेट ही बना है, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई, इनकरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जो KNO3 बना है इट इज़ इन एक्वस, ये देखो लेड नाइट्रेट है और ये KI सॉल्यूशन है। आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो यहाँ पे इस तरह से सॉल्यूशन बनता है। ये जो यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा ग्रे ग्रे सा सॉल्यूशन दिख रहा है, विजिबल है, ये क्या है यहाँ पे पोटाशियम नाइट्रेट है, और
और इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है। ये क्या है यहाँ पे, इसका एक्वस सॉल्यूशन है। और ये जो येलो कलर की आपको यहाँ पे पीपीटी दिख रही है, दैट इज लेड आयोडाइड, और लेड आयोडाइड का फॉर्मूला क्या है, PbI2। याद रखना है आपको कि किसकी पीपीटी येलो इन कलर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है भी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी कैसे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन भी आ जाती है। 2021 वाले PYQs जब आप देखोगे तो वहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछी गई है ऐसी टर्म्स की कि इसका मतलब क्या होता है। तो अब देखो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl लिया यहाँ पे। अब आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन है, जो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आपने ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ड्रॉ कर दिए। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो ऐसे ओवरलैपिंग करने की वजह से, यानी कि बॉन्ड शेयर करने की वजह से ऐसे बन जाती है। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। बट अब हम देखें हाइड्रोजन और क्लोरीन में से विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कौन होता है, क्लोरीन होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे जो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है, ये जो इन्होंने शेयर किया है इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अपनी तरफ पुल करे रखता है, यानी कि अपनी तरफ, यानी कि देखो इक्वली जैसे शेयर कर रखा है। इक्वली शेयर कब होगा, जब दोनों इक्वल पावरफुल होंगे। बट अगर कोई भी एक पावरफुल हुआ तो वो अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेगा, तो सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो कुछ ऐसा होता है, यानी कि यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको पता है टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। बताओ, कई बार ना इतने इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं 2021 वाले पेपर में। PYQs को आप देखना, वहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स होते हैं, किसी एक शिफ्ट में आया हुआ है। तो 18 ग्रुप्स होते हैं और टोटल क्या है भी, 7 पीरियड्स होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जो ग्रुप 18 होता है वो क्या होता है, उसमें नोबल गैसेस होती है। और आपको पता है नोबल गैसेस कैसी होती है भाई, इनर्ट इन नेचर होती है। कैसी होती है, इनर्ट इन नेचर होती है। और ग्रुप 1 लेफ्ट में होता है। और पूरी पीरियोडिक टेबल में ऐसे ग्रुप 18 बिल्कुल क्या है, मोस्ट राइट का ग्रुप होता है। तो ग्रुप 18 से जस्ट पहले क्या आता है, ग्रुप 17 आता है। और ग्रुप 17 को हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस भी बोलते हैं। और जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो, लेफ़्ट टू राइट मूव करने का मतलब क्या है कि जब हम ऐसे मूव करते हैं, यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, साइज़ जो है, साइज़ क्या है भाई, यहाँ पे डिक्रीज़ होता जाता है। साइज़ क्या है, यहाँ पे डिक्रीज़ होता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इंक्रीज़ होता जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम शेल में ऐड होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते रहते हैं। तो इसी वजह से साइज़ छोटा होने की वजह से, साइज़ छोटा है, देखो जैसे जैसे हम लेफ्ट में जाते, सॉरी राइट में जाते जाएंगे, मूव करेंगे ऐसे, तो क्या है यहाँ पे साइज़ छोटा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, यानी कि उनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए ग्रुप 17 जो सबसे राइट में है, ये वाला ग्रुप कैसा होगा भी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगा। कैसा होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। और ग्रुप 17 को ही हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा। तो कुछ आपको स्टेटमेंट में बताया गया है कि किसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है ये पता होना चाहिए। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है तो आप यहाँ पे उसकी प्रिपरेशन कैसे बता पाओगे। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं और फिर जो स्टेटमेंट गिवन है उनमें से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है ये आपको बताना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी भाई इंपॉर्टेंट है, इसको इन फ्यूचर एग्जाम्स के लिए याद रखना है कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, CaCl2 होता है। इसके रिगार्डिंग ना एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है PYQ में DSSB में ही, कि यहाँ पे ना क्लोरीन की वो क्या पूछते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछते हैं कि क्या है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा हुआ है
किया हुआ है मतलब डिस्कस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पे जो दोनों क्लोरीन है, इन दोनों क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। मैं इसको नेक्स्ट जो शिफ्ट का एग्जाम डिस्कस करूंगी ना, वहाँ पे इसको मैं डिस्कस भी कर लूंगी एक बार, ठीक है। वहाँ पे मैं इसका आंसर बता दूंगी आपको, बट इस वाली क्लास के आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पे जो CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मूले में जो दोनों क्लोरीन प्रेजेंट है, इन दोनों क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, सेम होती है, डिफरेंट होती है। सेम है तो क्या है, डिफरेंट है तो क्या है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन आपको बताना है। अब आगे देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो कैल्शियम, ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसको हम कैसे बना सकते हैं। अभी क्लोरीन गैस की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ भी, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, स्लेक लाइम के साथ, और इसमें से क्लोरीन गैस को पास कराते हैं। तो पास कराने पे यहाँ पे क्या होता है, अभी ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, विच इज़ कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। देखो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, वो भी हम देख लेते हैं। तो एक तो ये ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है कॉटन और लिनन को, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग किसकी ब्लीच करते हैं भी यहाँ पे, वुड पल्प की। और लॉन्ड्री पर्पज़ के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए। और जो वूल होती है उसको अनश्रिंकेबल बनाने के लिए, यानी कि वो सिकुड़े ना, श्रिंक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, तो यहाँ पे अनश्रिंकेबल बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसको हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि लैब वगैरह में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। और इसको क्या है भी, वाटर में से जम्स को किल करने के लिए भी, फ्री फ्रॉम जम्स बनाने के लिए भी वाटर में इसका यूज़ किया जाता है। इन फ्यूचर देखो एग्जाम्स में ऐसे पूछा जा सकता है। अभी इस शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे यूजेस पूछे हुए हैं। एक कंपाउंड गिवन है, यही एसिड बेस के सॉल्ट के यहाँ से, इसी वाले चैप्टर में से, और उसके यूजेस गिवन है आपको, तो उसमें से यूज़ पता करना है आपको कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको याद रखने हैं। अब हम यहाँ पे रिएक्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो रिएक्शन आपने देख ही लिए क्या होता है, स्लेक लाइम की रिएक्शन, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप कराते हो, उसमें से क्लोरीन गैस को पास कराते हैं, तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है भी, फर्स्ट ऑप्शन है बाय रिएक्टिंग कैल्शियम क्लोराइड विद ऑक्सीजन। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड तो है CaCl2। किसकी रिएक्शन करानी है, स्लेक लाइम की करानी है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की करानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है बाय रिएक्टिंग क्लोरीन गैस विद ड्राई स्लेक लाइम। तो ये वाला ही ऑप्शन क्या है अभी यहाँ पे करेक्ट है। अभी हमने देखा था कि क्लोरीन गैस होती है, ड्राई स्लेक लाइम होता है। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई, इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेट फॉर रिएक्टेंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा इन द सॉल्वे प्रोसेस। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन करनी है, और जो प्रिपरेशन करनी है वो कौन से मेथड से करनी है, आपको सॉल्वे प्रोसेस से करनी है। तो इस मेथड के लिए, बेकिंग सोडा को बनाने के लिए, ये प्रोसेस में कौन कौन से रिएक्टेंट यूज़ होते हैं, ये आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है भी, ऑप्शन नंबर 3, सोडियम क्लोराइड का यूज़ होता है, अमोनिया का यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होती है, और वाटर यूज़ होती है। तो जो बेकिंग सोडा बनता है इन सारे रिएक्टेंट को यूज़ करके, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो सॉल्वे प्रोसेस होता है, ये होता क्या है, तो देखो सॉल्वे प्रोसेस में हम क्या करते हैं अभी यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे। क्या है, सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे। क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या होती है भी, बबल होती है थ्रू ए ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है वो भी अभी हम देखेंगे। सैचुरेटेड विद अमोनिया, अमोनिया के साथ सैचुरेट करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। और फिर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हम हीट करते हैं, और हीट करके क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। तो यहाँ पे देखो इन बिटवीन सॉल्वे प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बन रहा है। इन बिटवीन ये जो सॉल्वे प्रोसेस है, इससे क्या है, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बन रहा है। और जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में, विच इज़ वॉशिंग सोडा। ये क्या होता है भाई, यहाँ पे वॉशिंग सोडा होता है। ये आगे क्वेश्चन पूछा भी गया है। और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। अब उसने इसी के रिगार्डिंग पूछा है, तो यहाँ पे उसने क्या पूछा है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है अभी, NaHCO3 होता है। तो इसमें अभी आपने देखा कि स्टार्टिंग में आपने क्या लिया, NH3H2O और CO2 लिया, और यहाँ पे NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज ट्रिपल, हाउ डज इट्स pH चेंज। क्या बोला गया है यहाँ पे कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें जो, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें जो भी H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है ना, उसको आपने क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया। यानी कि ये ओल्ड सॉल्यूशन है, और जो न्यू सॉल्यूशन है उसमें जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो 3 टाइम्स हो गई है। क्या हो गया अभी, 3 टाइम्स हो गई है। 3 टाइम्स का मतलब क्या है, 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हाउ डज इट्स pH चेंज, तो उसका pH कैसे चेंज होगा।
तो देखो इस क्वेश्चन को अगर आप कॉन्सेप्ट से देखोगे ना तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी मैं आपको इसको पूरा सॉल्व करके भी बताऊंगी कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। देखो pH इज इक्वल टू में होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, ये रिलेशन होता है दोनों के बीच में। तो अब यहाँ से आप क्या समझ सकते हो, इन दोनों का अगर ये रिलेशन है तो हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है तो आप ये समझ सकते हो कि मोर pH, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, मोर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, यानी कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, लो pH होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो नेगेटिव लॉगरिथम है, यानी कि अपोजिट रिलेशन चलेगा, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, तो यानी कि जितने ज़्यादा H पॉजिटिव होंगे उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, लो pH आएगा। बाकी देखो इसको मैं आपको ऐसे भी क्लियर करती हूँ, ये pH जो रेंज होती है आपको पता है, यहाँ ऐसे 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होती है, यहाँ पे 7 पे न्यूट्रल होता है और यहाँ पे 14 पे बेसिक होता है। क्या होता है, ये बेसिक होता है और इस साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। तो आप इसे ऐसे समझो कि ये pH की वैल्यू है, pH 0 है, pH 1 है, 2 3 7 14 ऐसे, यहाँ पे 13 और ये 12 ऐसे लगा लो, बाकी पूरा स्केल होगा कंप्लीट। तो अब देखो 7 से जब आप ऐसे मूव करते हो तो आपको पता है एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है, इसका मतलब यही है। तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है यानी कि सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होता जा रहा है, pH की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यानी कि जितने ज़्यादा H पॉजिटिव होंगे तभी तो उसकी pH की वैल्यू लो आएगी, यानी कि लो pH क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो ज़्यादा एसिडिक है। लो pH की वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है, वो ज़्यादा एसिडिक है। मान लो दो सॉल्यूशन है आपके पास, एक की pH वैल्यू है 2 और एक की pH वैल्यू है 5। अगर इन दोनों में से पूछा जाए कि विच इज़ मोर एसिडिक, तो मोर एसिडिक कौन बनेगा, जिसकी pH की वैल्यू 2 है। और ये पूछा जाए कि किसका मतलब कौन कम एसिडिक होगा, तो कौन कम एसिडिक होगा, ये। किसके H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे, किसके H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे, जिसके लिए pH की वैल्यू कम है। तो pH की वैल्यू इसके लिए कम है, तो इस ये क्या बनेगा, यहाँ पे ज़्यादा एसिडिक बनेगा और इसके पास H पॉजिटिव आयन भी ज़्यादा आएंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि अगर लेस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है तो आप उसे कैसे बोलोगे, उसे हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाई pH वैल्यू, यानी कि उसकी pH वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। यानी कि जितने कम H पॉजिटिव आयन होंगे, यानी कि 5 के पास क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कम होंगे, तभी उसकी pH की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है। अगर ये हाई pH की वैल्यू है तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि वो लेस एसिडिक है। अब कई बार ना आपको क्वेश्चन वो ऐसे भी दे सकता है कि सिर्फ यही पॉइंट्स ना आपको पता हो, मतलब कि वो थियोरटिकल पॉइंट भी पूछ सकता है। यहाँ पे तो चलो उसने पूछ लिया कि कितने फैक्टर से वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, बट वो कई बार ऐसे भी स्टेटमेंट में दे देता है क्वेश्चन। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझना चाहिए कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, कैसे होता है। अब देखो ये चीज़ क्लियर हो गई कि pH मतलब हाइड्रोजन आयन के साथ कैसे कोरिलेट करेगा। तो यहाँ पे ये बात आ गई आपको समझ में। तो यहाँ से हम क्या कोरिलेट कर सकते हैं, एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज होगी, यानी कि एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा और pH की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बस इतने से पॉइंट को हम याद रख सकते हैं, ये ठीक है, जनरलाइज कर लिया हमने कि ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, उसने क्या बोला है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दी। यानी कि पहले अगर मान लो H पॉजिटिव आयन 1 थे तो अब उसने कितने कर दिए, 3। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है, अभी मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से जो pH की वैल्यू है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से जो pH की वैल्यू है वो क्या है, कम हो जाएगी। तो pH की वैल्यू क्या आएगी भाई, कम आएगी। तो ये बात तो आ गई समझ में कि यहाँ पे क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज तो होगा नहीं। तो यहाँ से 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट कट हो जाएंगे जिसमें भी आपको इंक्रीज गिवन है। इतने फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो इसको देखो हम ऐसे समझेंगे, आपने मान लिया कि इनिशियल pH कितना है, यहाँ पे इनिशियल pH में यहाँ पे आई लिख देती हूँ, इनिशियल से इंडिकेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे इनिशियल pH मान लेती हूँ मैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इनिशियल जो थी वो x थी, कितनी थी, x इनिशियल है ये। तो यहाँ पे जो इनिशियल pH आएगा वो कितना आ जाएगा, log x आ जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ही तो पुट करनी है। तो उसको मैंने क्या किया है, यहाँ पे लेट किया है x लेट किया है। तो यहाँ पे क्या है, ये आ गया। अगर अब मुझे न्यू H लिखना हो, ठीक है, न्यू H लिखना हो, न्यू हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लिखनी हो, तो ये तो इनिशियल थी, न्यू कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, क्योंकि जितनी पहले थी उसका 3 टाइम हुई है, तो 3x कर दूंगी मैं यहाँ पे। तो अब जो न्यू pH आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे न्यू pH आएगा वो बन जाएगा -log 3x, ये बन गया।
अब यहाँ पे तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा यानी कि डिक्रीज कितने फैक्टर से हुई है, उसने बाय पूछा है ना कि कितने फैक्टर से डिक्रीज हुई है, तो वो तो हम कैसे पता करेंगे, दोनों में डिफरेंस करके कि भाई पुराना पीएच कितना था, न्यू पीएच कितना आया है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आपको डिफरेंस इन पीएच पता करना है। तो डिफरेंस इन पीएच हम कैसे पता करेंगे कि जो न्यू पीएच आया है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ओल्ड पीएच की वैल्यू को, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे न्यू पीएच की वैल्यू कितनी है, न्यू पीएच की वैल्यू है ये माइनस log 3x, फिर नेगेटिव साइन, फिर ओल्ड पीएच की वैल्यू कितनी आई है अभी माइनस log x। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन तो मैंने डिफरेंस के लिए लिखा है और यहाँ पे फॉर्मूले वाला लिखा है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो प्लस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस log 3x, ये माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस log x, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है 3 और x मल्टीप्लाई में है, तो log का एक फॉर्मूला होता है, ये कई बार मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब भी दो फैक्ट मतलब दो ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके लिए log का फॉर्मूला बन जाता है log a प्लस में log b, तो वही यहाँ पे आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे इस नेगेटिव साइन को तो हम एक बार छोड़ देते हैं और इसको ओपन करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा माइनस log 3 प्लस log x प्लस में log x, इसको मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या किया है अभी यहाँ पे ओपन कर दिया। अब ये जो नेगेटिव साइन बाहर है इसकी वजह से क्या हो जाएगा माइनस log 3, यानी कि दोनों के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के, माइनस log x प्लस में log x, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिर्फ आपको क्या सॉल्व करना है माइनस log 3, क्या सॉल्व करना है माइनस log 3, और log 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है अराउंड कितनी भाई, वो होती है अराउंड 0.47, 477 करके कुछ होती है, 477 ऐसे। तो यानी कि आप राउंड ऑफ में कितना बोल सकते हो, यानी कि ये माइनस साइन तो आएगा ही, यहाँ पे नेगेटिव साइन तो आएगा ही। log 3 की जो वैल्यू होती है डेट इज 0.47 समथिंग कुछ होती है, तो यहाँ पे आप राउंड ऑफ करके जब देखोगे तो कितना बोल सकते हो कि 0.48। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एन एलिमेंट हैज़ अटोमिक नंबर 17, एक एलिमेंट है जिसका अटोमिक नंबर 17 है, व्हाट इज़ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड वैलेंसी। तो आपको क्या है यहाँ पे 17 जो होता है अटोमिक नंबर किसके लिए होता है, क्लोरीन के लिए होता है। अगर आप इसे KLMN के अकॉर्डिंग लिखते हो कन्फिग्रेशन को तो आपको पता है वो क्या होती है 288 ऐसे करके होती है। तो यहाँ पे 28 यहाँ तक हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 7। तो यहाँ पे तो ये ऐसे दे दिया इन्होंने 287 KLMN के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब देख लो कौन से ऑप्शन में गिवन है, एक इसमें दिया हुआ है एक इसमें गिवन है, तो ये तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब इसकी वैलेंसी पूछी है, तो यहाँ पे M में भी कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये KLMN क्या है यहाँ पे शेल है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, कि भी फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, सेकंड में कितने हो सकते हैं 8, थर्ड में M शेल में भी मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8, बट वहाँ पे कितने फिल है 7। तो इसका मतलब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है भाई 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इन द स्मॉलेस्ट इंटीजर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन गिवन है और इसे क्या करना है बैलेंस करना है स्मॉल इंटीजर में, यानी कि आपको जितने छोटे नंबर से ये रिएक्शन बैलेंस हो सकती है इसको बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के बाद जो भी इनके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उनका सम बताना है यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कि क्या आएगा। तो देखो भाई यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखते हैं, यहाँ पे प्लैटिनम है, ये प्लैटिनम है, 4 क्लोरीन है, एक जिनोन है, ये फ्लोरीन है, यहाँ पे 6 फ्लोरीन आ गई और 1 फ्लोरीन इधर है, ये क्या है इधर रिएक्टेंट है और इधर क्या है भी ये प्रोडक्ट है। तो हम इनको देखते हैं कि कैसे बैलेंस करेंगे। तो भाई देखो इस साइड कितने क्लोरीन दिख रहे हैं आपको 4, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन देखो 2 है, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट में आ गए, तो हम क्लोरीन को एक बार बैलेंस करके देखते हैं कि क्लोरीन से होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन कितने हैं 4, तो 4 क्लोरीन करने के लिए मैंने इस साइड क्या किया भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 क्लोरीन से मल्टीप्लाई करने पे अब यहाँ पे इस साइड जो फ्लोरीन है वो कितनी हो गई है, देखो 4 तो इधर हो गई है क्योंकि 4 जो मैंने मल्टीप्लाई किया है तो क्लोरीन भी 4 हुई है, फ्लोरीन भी 4 हो गई है। तो यहाँ पे 4 तो ये आ गया, अब 4 आने के बाद 4 फ्लोरीन आने के बाद और 6 फ्लोरीन इधर है, तो टोटल कितनी हो गई भाई 6 एंड 4 कितनी हो गई 10 फ्लोरीन हो गई, 10 फ्लोरीन हो गई। और यहाँ पे कितनी दिख रही है आपको 2, तो हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 5 2 कितनी हो जाएगी 10, तो यहाँ पे अब 10 फ्लोरीन आ गई। बट यहाँ पे फ्लोरीन 10 हो गई, जिनोन कितने हो गए 5 हो गए रिएक्टेंट में, यहाँ पे ओ इस वाले रिएक्टेंट में तो है नहीं जिनोन, ओनली एक ही रिएक्टेंट में जिनोन है, तो यहाँ पे 5 क्या आ गए भाई जिनोन आ गए। बट प्रोडक्ट साइड में अब जिनोन कितना रह गया 1 रह गया,
तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या सारे एटम्स यहाँ पे बैलेंस है। तो देखो प्लेटिनम एक है, प्लेटिनम बैलेंस हो गए दोनों साइड, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। क्लोरीन इन रिएक्टेंट साइड पर कितने हैं, 4 है, सिर्फ PTCl 4 में है। और यहाँ पे कितने हैं, इसमें प्रोडक्ट साइड में वो भी 4 आ गए, तो ये भी बैलेंस हो गया। जिनॉन देखो कितने हैं, जिनॉन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 5 है यहाँ पे, और प्रोडक्ट साइड में भी 5 है, तो ये भी बैलेंस हो गए। अब फ्लोरीन देखते हैं, 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे कितने हैं भाई, 6 यहाँ है और 4 यहाँ पे, तो 6 + 4 10। तो दोनों ही साइड क्या हो गए भाई, सारे एटम्स बैलेंस हो गए। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो इनकी स्टिक्योमेट्रिक है उनको ऐड करना है। तो अब ये मत करना कि जिनके सामने आपने नंबर्स को लिखा है, जैसे 5 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, सिर्फ इन्हीं को ऐड करो। अब जैसे PTCl 4 है, इसके सामने कुछ नहीं आया है, तो इसका जो यहाँ पे कोफिशिएंट है, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, दैट इज़ 1। ये 1 तो है ही ना, ऐसा थोड़ी ना है ही नहीं। अगर आपने इसको ऐड ही नहीं किया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट ऐसा तो नहीं है, ये एग्जिस्ट तो कर रहा है, रिएक्शन में इन्वॉल्व तो हो रहा है, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहा है ये। तो अब यहाँ पे क्या है, 1 इसका है और 1 ही इसका है, तो अब इनको ऐड करो। तो 5 + 1 कितने हो गए, 6, और यहाँ पे 5 + 4 9 और +1 10, तो 6 + 10 कितने आ जाएंगे भाई, 16। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ट्रेंड इज नॉट ट्रू अबाउट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। तो देखो मेटालिक करेक्टर से मतलब क्या होता है, मेटालिक करेक्टर से मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, यानी कि जो जितने आराम से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, उसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं अभी, मेटालिक करेक्टर बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को आराम से कौन लूज करेगा, जिनका साइज़ बड़ा होगा, ठीक है। और नॉन मेटालिक करेक्टर से मतलब क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन से लगा लो, यानी कि जो आराम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है वो क्या होता है, नॉन मेटालिक करेक्टर होता है, ऐसे समझ लो। तो यानी यहाँ पे लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि एक कैटायन फॉर्मेशन करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब कि अनायन फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उनके रिगार्डिंग मतलब दोनों कैरेक्टर के रिगार्डिंग 1 बाय 1 रीड करते हैं और समझते हैं कि ट्रेंड क्या बनेगा। ये ट्रेंड वाले क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे गए हैं इस वाले जो 2024 में पेपर हुए ना, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं ट्रेंड के रिगार्डिंग। बहुत इजी और सिंपल ही आए हैं, इनफैक्ट पूरा ही केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत इजी आया है, 9th-10th बेस लेवल का ही आया है, कुछ बहुत ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। बट इनकी भी समझ जब अच्छे से बनाओगे आप, तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चंस को। तो देखो क्या है भाई, फर्स्ट ऑप्शन, नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। अब एक बात ध्यान से समझ लो, जब भी हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, यानी कि जब हम ऐसे मूव करते हैं। और जब भी हम ग्रुप की बात करते हैं तो वो होता है टॉप टू बॉटम, ठीक है, वो क्या होता है, ग्रुप होता है। तो ये ग्रुप होते हैं और ये पीरियड होता है। तो जब भी बात करें पीरियड की तो माइंड में आना चाहिए आपको लेफ्ट टू राइट चलना है, जब भी बात करें ग्रुप की तो आपको ऊपर से नीचे आना है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, जो नॉन मेटालिक करेक्टर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है अक्रॉस अ पीरियड। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, अक्रॉस अ पीरियड चलोगे, तो यहाँ पे साइज़ क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे जो ग्रुप 1 होता है ना, उसका साइज़ सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे ग्रुप 18 है, यहाँ पे ग्रुप 17 है। तो जब आप ऐसे मूव करते हुए आते हो ना, तो साइज़ क्या होता जाता है, डिक्रीज, साइज़ क्या होता जाता है, स्मॉल होता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो इसी वजह से क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की, अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाई थी ना, उसी तरह से समझिए, देखो साइज स्मॉल होता जाएगा, तो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होगा, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी। यही बताया नॉन मेटालिक कैरेक्टर में इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी, यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो इंक्रीज होती जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट है मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन अ ग्रुप। अब देखो डाउन द ग्रुप जब भी आप आओगे ना, किसी भी ग्रुप में आते हो, तो साइज क्या होता है, जनरली इंक्रीज होता है। साइज तो जनरली नहीं, साइज तो इंक्रीज ही होता है, ठीक है। साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्जेस ऑल्सो इंक्रीज। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो न्यू शेल में ऐड होते हैं। क्या होते हैं अभी, इलेक्ट्रॉन न्यू शेल में ऐड होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम शेल में ऐड होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डोमिनेट करता है, और डोमिनेट करने की वजह से ही साइज़ क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, साइज़ भी इंक्रीज हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन न्यू शेल में ऐड होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है ये फैक्टर डोमिनेट नहीं करता। क्या डोमिनेट करता है अभी, साइज़ डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यू शेल में ऐड होते जाते हैं। जैसे देखो लिथियम है, लिथियम में जो इलेक्ट्रॉन जो कन्फिग्रेशन होती है 1s2 होती है। क्या होती है अभी, 1s2 अब इसके बाद क्या है, लिथियम सोडियम। सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 3s1 होगा। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में 1 ही है, बट यहाँ पे क्या है, सेकंड शेल में, यहाँ पे क्या है, थर्ड शेल में है। इसके बाद जैसे पोटाशियम आएगा तो वो 4s1 हो जाएगा, तो उसमें क्या है, फोर्थ शेल में चला गया। तो जो न्यूक्लियस है ना, उससे डिस्टेंस उसकी क्या होती जाती है, दूर होती जाती है।
तो जब न्यूक्लियस से डिस्टेंस दूर होती जाएगी इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, तो वो उसको आराम से लूज भी कर पाएगा, यानी कि आराम से जाने देगा। वो जितना स्ट्रांगली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखेगा ना, उतना ही उसको वहाँ से रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, यानी कि जो आराम से इलेक्ट्रॉन को जाने दे। अब जाने तो वो तब देगा ना जब साइज बड़ा होगा और न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट भी कम होगा, यानी कि उसका डोमिनेट फैक्टर नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, जो न्यू शेल है ना, इसकी वजह से ऐड होने की वजह से यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं करता, और उसकी वजह से वो क्या है, इलेक्ट्रॉन आराम से रिमूव हो सकता है, मतलब कि वहाँ से इजीली लूज हो जाएगा। तो मेटालिक कैरेक्टर शुड बी इंक्रीजेज। भाई आराम से अगर डाउन द ग्रुप देखो, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, तो इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यू शेल में ऐड होते जा रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेगा, और सबसे डिफिकल्ट लिथियम में से निकल पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है अभी यहाँ पे, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो जितना आराम से इलेक्ट्रॉन को जाने देगा। तो डाउन द ग्रुप तो जब हम आ रहे हैं साइज इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वो आराम से जाने दे रहा है, इंक्रीज होता है। तो यही वाला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, नॉट ट्रू पूछा है ना, इनकरेक्ट है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। थर्ड क्या पूछा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर अभी बताया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या हो रही है अभी, इंक्रीज हो रही है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जस्ट उसका अपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन को आराम से जाने देने का मतलब क्या है, मेटालिक कैरेक्टर, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की बात, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की बात कौन करेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को वो आराम से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो है बहुत दूर होगी। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल करेक्ट है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। फोर्थ क्या है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर अक्रॉस अ पीरियड मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है अभी, इंक्रीज हो रहा है, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। जस्ट अपोजिट होंगे ना, मेटालिक और नॉन मेटालिक एक जैसे तो हो नहीं सकते। अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा भाई, इंक्रीज हो रहा होगा, यानी कि एक डिक्रीज एक इंक्रीज, एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस पीरियड 2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पता करना है पीरियड 2 के लिए। तो पीरियड 2 में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं अभी, लिथियम, यानी कि जिनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सेकंड शेल में होते हैं। तो ये ऑर्डर क्या बनेगा, देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 4, ये 5 6 7 8 9 ये होता है। तो उसने क्या बोला है, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो ये करेक्ट सीक्वेंस बनेगा एलिमेंट्स का। भाई पहले 3 एटॉमिक नंबर वाला आएगा, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9 ऐसे आएगा। तो उसने पूछा है कि यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं पीछे क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो अब देखो, यहाँ पे हम जाएंगे ऐसे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज़ क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज। साइज़ क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम शेल में ऐड होते हैं, सेम शेल में ऐड होते हैं, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो इंक्रीजेज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ट्रेंड बन जाएगा, यानी कि ऑर्डर बनेगा, वो क्या है अभी, ऐसा कुछ बनेगा, यानी कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन आपको 2 ही ऑप्शन में गिवन है, लिथियम की सबसे कम आएगी, दोनों ऑप्शन में मतलब सेम सेम सा गिवन है। यहाँ पे इन्होंने क्या है, ये चेंज कर दिया है, तो जो करेक्ट ट्रेंड बनेगा वो ये बनेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा देखो क्वेश्चन में, व्हाट इज द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 0.45 मोलर एसिटिक एसिड एंड 0.85 मोलर सोडियम एसीटेट। क्या पूछा है उसने यहाँ पे, बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच, किसका पीएच पूछा है भाई, बफर सॉल्यूशन का पूछा है। और जो बफर सॉल्यूशन यहाँ पे बना है वो कैसे बना है, बाय मिक्सिंग एसिटिक एसिड जिसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है, और सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट क्या है यहाँ पे, सॉल्ट है। तो सॉल्ट के लिए यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। और जो यहाँ पे सॉल्ट गिवन है आपको, सोडियम एसीटेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3, क्योंकि एसीटेट आयन ये होता है CH3COO नेगेटिव, और सोडियम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na, तो डेट इज सोडियम एसीटेट। और साथ में यहाँ पे आपको क्या गिवन है, Ka क्या होता है यहाँ पे, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो अब हम यहाँ पे ये जो भी डाटा आपको गिवन है इसका यूज़ करके क्या करेंगे भी, पीएच को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा एक बार कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है और पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या यूज़ करना है। बफर इज़ अ सॉल्यूशन इन विच
maintains its pH fairly constant even upon the addition of small amount of acid or base। तो बेसिकली बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो सॉल्यूशन के पीएच को क्या करता है, कांस्टेंट रखता है, मेंटेन करके रखता है, अगर आप उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस की भी ऐड करते हो तब भी। यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करने के बाद भी उस सॉल्यूशन का क्या रहता है, अभी पीएच मेंटेन रहता है ड्यू टू द बफर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो बफर सॉल्यूशन होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। अब यहाँ पे जब आपको पीएच फाइंड आउट करना हो किसी भी बफर के लिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, यानी कि आपको यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ इन्फो होगी, या फिर यहाँ पे आपको एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया होगा, और जब आपको हाइड्रोक्सिल आयन की बात कर रहा होगा, वो पीओएच की बात कर रहा होगा या बेस सॉल्यूशन के बफर की बात कर रहा होगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला दोनों का सेम है। यहाँ पे एसिड की बात कर रहे हैं तो पीएच है, यहाँ पे बेस की बात कर रहे हैं तो पीओएच है। एसिड के लिए यहाँ पे पी के ए आएगा, बेस के लिए यहाँ पे पी के बी होगा। जैसे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वैसे ही के बी क्या होता है, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और यहाँ पे एसिड की कंसंट्रेशन, और जब बेस के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या है, बेस की कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब क्वेश्चन में आपको किसके लिए पूछा है, उसने एसिड के लिए पूछा है, यानी कि पीएच पूछा है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, और इसको यूज़ करने से आपको क्या है, ये वाला फॉर्मूला भी यानी कि बेस के लिए भी आपको करना आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि आपको जो डाटा गिवन है ना उसमें पी के ए गिवन नहीं है। क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, के ए की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है भाई, के ए की वैल्यू गिवन है। तो हम क्या है, पहले पी के ए को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो भाई, जैसे पीएच होता है, पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ऐसी सेम क्या होता है आपके पास, पी के ए होता है और पी के बी होता है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, फॉर्मूला बना लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी। ये हो गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे पी के ए की वैल्यू को। तो पी के ए क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए। के ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है भाई, 1.8 इंटू में 10⁻⁻5। अब यहाँ पे जो लॉग फॉर्मूला होता है उसका यूज़ करना है आपको। तो देखो एक होता है लॉग फॉर्मूला, मतलब जो रूल होता है वो प्रोडक्ट रूल होता है लॉग का। तो वो क्या होता है, देखो log a इंटू बी, इसका मतलब होता है log a प्लस में b। सेम ऐसे ही क्या होता है, क्वोशंट फॉर्मूला होता है log का, यानी कि जब डिवीज़न में होता है जैसे log a बाई बी, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं log a माइनस log b। और एक होता है पावर का, पावर रूल होता है, तो log a की पावर b, तो इसमें क्या होता है, जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये बन जाएगा b log a। तो बस ये तीन फॉर्मूला याद रखने हैं आपको, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके हैं वो इन्हीं लॉग रूल से सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव साइन तो इस फॉर्मूले के साथ का है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। बाकी अंदर देखो a इंटू बी बन रहा है, और फिर यहाँ पे ये बाद में पावर रूल भी अप्लाई होगा। तो देखो कैसे करेंगे इसे, नेगेटिव साइन एज इट इज़ log a प्लस बी करना है आपको। तो a क्या है यहाँ पे 1.8 प्लस में log b क्या है यहाँ पे 10⁻⁻5। अब हम क्या कर सकते हैं, इस नेगेटिव साइन को अंदर ले जाओ या फिर बाद में यूज़ कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये पावर का रूल लगेगा यहाँ पे, ये पावर वाला, तो इसको सॉल्व करेंगे, नेगेटिव लॉगरिथम, मतलब ये तो एज इट इज़ रह जाएगा नेगेटिव साइन 1.8 प्लस में, ये देखो पावर आगे आएगी, पावर क्या है यहाँ पे -5 है, तो जो भी पावर है वो एज इट इज़ आगे आती है। तो -5 है तो -5 आगे आएगा, प्लस माइनस का साइन क्या बन जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस आ जाएगा। तो ये बन गया 5 log 10, क्या आ गया भाई, 5 log 10। अब जो 1.8 की वैल्यू होती है log की, वो कितनी होती है, देखो log 1 होता है 0, log 1 क्या होता है 0, और log 2 कितना होता है, log 2 होता है भाई 0.30, ये होता है। अब जो 1.8 है वो 1 और 2 के बीच में ही आ रहा होगा, वो 1 और 2 के ही नियर बाय है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ऐसे ही तो होगा, 1.8 1.9 और फिर 2 आएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 2 के नियर बाय ही क्या है 1.8 की वैल्यू आएगी। तो अब आपको अगर log 2 की वैल्यू पता है तो हम log 1.8 की भी अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.30, तो 1.8 इसके ही नियर बाय है 2 के, तो 0.30 से थोड़ी सी वैल्यू को आप क्या कर लो, कम कर लो अप्रोक्सीमेटली में। तो यहाँ पे आपने ले लिया, जैसे ये 1.8 है ना, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 0.27 आ जाएगा, 0.26 भी लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली कुछ आ जाएगा आंसर आपका। -5 log 10, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 5 इंटू 1
5 आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने से ये वाली जो वैल्यू है डिजिट है ये तो प्लस की हो जाएगी, और जो 0.27 है ये क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपने ऐसे कर दिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4.73। तो पी के ए की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई आपके पास, 4.73 आ गई। इसे हम डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में। अब यहाँ पे आपको पी के ए पता चल गया, यहाँ पे कंसंट्रेशन पुट कर देंगे। आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, देखो सॉल्ट के लिए कितनी गिवन है, सॉल्ट के लिए गिवन है 0.85, और एसिड के लिए जो गिवन है वो देखो कितनी है, 0.45। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा देखो pH इज इक्वल टू में, यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी आई है 4.73 प्लस लोग इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.85 सॉल्ट की, और एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है 0.45। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसे सिंप्लीफाई कर लो। तो मैथ्स में जैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं वैसे ही, तो 0.85 का क्या बन जाएगा, 85 अपोन में 100, और यहाँ पे क्या है 100 अपोन में 45। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसे डिवाइड करोगे 85 डिवाइड में 45 करोगे तो ये राउंड आएगा 1.8। कितना आएगा भाई, 1.8 के राउंड आएगा, 1.88 ऐसे डिजिट आएगी कुछ। तो यानी कि यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हो, 4.73 प्लस में लोग 1.8 की वैल्यू ही आपको चाहिए। तो 1.8 की वैल्यू जस्ट अभी हमने कंसीडर की थी, हमने अप्रोक्सीमेटली में लिया था, कितना लिया था भाई 0.27। तो बस इसे ऐड कर दो। तो 0.73 में जब आप 0.27 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये यहाँ पे 10 और 7 और 2 9, और ये 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा भाई, pH 5 आएगा। कितना pH आएगा भाई, 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 है, तो देख लो 5 में 5 के अप्रोक्सीमेटली कौन सा आंसर है, कौन से ऑप्शन में गिवन है आपको, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड होता है KCl, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये होता है देखो कैल्शियम। और ये क्या है, यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल है, तो इसके साथ जब रिएक्शन होगी, मतलब कंबाइन होगा वाटर के साथ, ये कंबाइन होता है तो कैल्शियम सल्फेट बना लेता है, विच इज़ जिप्सम। क्या होता है, जिप्सम होता है। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि कैल्शियम जो सल्फेट होता है इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से क्या मतलब होता है कि किसी भी सॉल्ट के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। तो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल बॉन्डेड है इसके साथ, 2। तो कैल्शियम सल्फेट का जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कितना है भाई, 2 है। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या पूछा था उसने, प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट पूछा था, तो वो क्या होता है अभी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन एन आयरन नेल इज डिप इन एक्वा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है, ये भी NCERT से डायरेक्ट एज इट इज़ गिवन है। क्या है, आयरन नेल है, एक्वा सॉल्यूशन में डिप किया है, और जो नेल है वो ब्राउनिश इन कलर हो जाता है। तो आपको करेक्ट ऑब्जर्वेशन बतानी है। तो देखो हम यहाँ पे एक्टिविटी ही देख लेते हैं। क्या है भाई, ये देखो यहाँ पे आपने ली आयरन नेल, इसको यहाँ पे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है विच इज़ ब्लू इन कलर। तो ये भी याद रखना है आपको कि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है सॉल्यूशन का वो कैसा होता है, ब्लू होता है। और जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं वो भी आपने देखे होंगे, वो भी ब्लू इन कलर ही होते हैं। तो इसमें आपने आयरन नेल को डिप कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्या होता है भाई, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो कुछ टाइम के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जब यहाँ पे आप आयरन नेल को डिप करे रखते हो, कुछ थोड़ी देर के बाद आप देखना, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है जिसका कलर क्या था, पहले ब्लू था कॉपर सल्फेट का, उसका कलर फेड हो जाता है, यानी कि वो लाइट ग्रीन सॉल्यूशन बन जाता है। और जो लाइट ग्रीन सॉल्यूशन बनता है वो किसका होता है, आयरन सल्फेट का होता है। किसका होता है, आयरन सल्फेट का होता है। और जो ये आयरन नेल थी वो पहले क्या थी, उस पर कोई कोरोजन नहीं था, यानी कि वो शाइनी सरफेस रखती थी। बट यहाँ पे डिप करने के बाद क्या है, उसके ऊपर रेड ब्राउन लेयर आ जाती है कॉपर मेटल की आयरन नेल के ऊपर। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो देखो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। अब यहाँ पे वो ये भी पूछ सकता था, जैसे एक्टिविटी दे दी आपको और ऑप्शन में ऐसा दे दे कि कौन से टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ऐसे पूछ सकता था। तो यहाँ पे देखो आपने क्या किया है, स्टार्टिंग में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है विच इज़ CuSO4। इसमें आयरन को आपने आयरन नेल को डिप करके रखा है। तो क्या हुआ है, यहाँ से ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था और इसका पूरा जैसे आयरन होता है शाइनी सरफेस था पूरा। तो अब यहाँ पे क्या है, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि यहाँ पे आयरन ने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको इसके प्लेस से हटा दिया।
तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है ना, वही वीक मेटल को क्या करते हैं, उसके प्लेस से डिस्प्लेस करता है। देखो कोई भी जो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग को हटाना ईजी थोड़ी ना होगा, तो यानी कि जब यहाँ पे कोई वीक बैठा होगा तो उस वीक को डिस्प्लेस करने के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेटल होना चाहिए जो उसको डिस्प्लेस कर सके। यानी कि अगर मैं इसका अपोजिट पूछती तो वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, बट कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये बन जाएगा यहाँ पे FeSO4 आयरन सल्फेट बन गया, क्योंकि यहाँ से ये था, इसने इसको एक्सचेंज करा, मतलब डिस्प्लेस कर दिया। प्लस में यहाँ पे क्या आ गया भाई, ये क्या आ जाएगा, कॉपर। तो इसकी वजह से ही क्या होता है, यहाँ पे इसके ऊपर रेड ब्राउन लेयर आ जाती है कॉपर मेटल की। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका कलर जो है फेरस सल्फेट का, वो क्या है, लाइट ग्रीन इन कलर है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, रेड ब्राउन लेयर आ जाती है। और ये कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर इन सॉल्यूशन होता है। अब हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखते हैं उसने क्या गिवन है आपको ऑप्शन में। आयरन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर फॉर्मिंग आयरन ऑक्साइड, ऐसा कुछ तो हो ही नहीं रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया। द ब्राउन कलर इज ड्यू टू द रस्ट फॉर्मेशन ऑफ ऑन आयरन, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आयरन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, यहाँ पे वाटर के साथ थोड़ी ना रिएक्शन किया, तो ये भी इनकरेक्ट है। कॉपर इज डिस्प्लेस बाय आयरन, कि कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया किसके थ्रू, आयरन के थ्रू, एंड गेट्स डिपॉजिट ऑन द नेल, और वो नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया। तो यही वाली ऑब्जर्वेशन क्या है, करेक्ट है। कलर के रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन होती तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि कैसे पूछा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन में बताया था कि आपसे यूजेस भी पूछे जाएंगे। तो अब यहाँ पे वो देखो पूछ लिया उसने कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस बताओ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaH होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हम पेपर इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में यूज़ करते हैं, सोप मेकिंग में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा ग्लिसरॉल, ठीक है, सोप फॉर्मेशन हम करते हैं ना, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसका। बट बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ नहीं होता, फूड इंडस्ट्रीज़ में हम इसका यूज़ नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसने नोट पूछा था तो हमने बता दिया नोट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, आपको कॉम्बिनेशन नहीं बताना। एग्जाम में जो क्वेश्चन था वो था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पता करनी है आपको, डीकम्पोजिशन रिएक्शन पता करनी है। तो देखो भाई, कॉम्बिनेशन भी बता देती हूँ मैं आपको, डीकम्पोजिशन भी बता देती हूँ। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर प्रोडक्ट में। यानी कि वन सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, दैट इज़ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन होना। डीकम्पोज का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉम्बिनेशन। डीकम्पोज का जस्ट अपोजिट क्या होता है भी, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। और डीकम्पोजिशन क्या होगा, जब क्या होगा, एक सिंगल से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे तो देखो 2 रिएक्टेंट है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये तो कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन नहीं बताना, डीकम्पोजिशन बताना है। नेक्स्ट क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था, ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे NaCl AgNO3 AgCl प्लस NaNO3, यहाँ पे क्या है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे अनायन क्या हो रहे हैं, अनायन नहीं सॉरी, आयंस। आयंस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं। ये कटायन अनायन, कटायन अनायन, ये क्या है भाई, यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो एक सिंगल रिएक्टेंट है, इससे 2 प्रोडक्ट बन गए, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। यहाँ पे हीट करने की वजह से होता है, ठीक है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। डिफरेंट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होती है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये क्या होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा। यहाँ पे आपको क्या पता करना है भी, वॉशिंग सोडा प्रिपेयर करने के लिए मेथड बताना है कौन सा करेक्ट है। तो हम देख लेते हैं वॉशिंग सोडा क्या होता है। तो इसका जो नाम होता है, केमिकल नेम, वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट। डेकाहाइड्रेट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल है। यहीं पे अगर इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछा जाए तो आपको याद रखना है कितना होगा, 10, क्योंकि यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसमें 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इसको अभी मैंने पीछे ही क्वेश्चन में बताया था कि हम इसको सॉल्वे प्रोसेस से बना सकते हैं। जो NaCO3 बन रहा था, बेकिंग सोडा बन रहा था, उससे नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, हीट करना है। और हीट करने पे आपको क्या है, Na2CO3 प्लस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। फिर इसको हाइड्रेटेड फॉर्म में लाएंगे तो क्या है, ये वॉशिंग सोडा बन जाएगा। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। यहाँ पे कहाँ पे यूज़ होता है, कास्टिंग सोडा प्रिपरेशन में, ग्लास में, सोप पाउडर्स में, बोरेक्स में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में, इन सब में यूज़ होता है। और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर आपने देखा होगा कि एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है। हार्ड वाटर में क्या है, लेदर नहीं बनते, यानी कि जब आप सोप का यूज़ करते हो ना तो वहाँ पे झाग नहीं बनते हैं, तो लेदर फॉर्मेशन नहीं होती। तो उसी को रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या है भी, हम इसका यूज़ करते हैं सोडियम कार्बोनेट का।
और ये एक क्लींजिंग एजेंट भी है, इसका नाम ही वॉशिंग सोडा है तो ये क्लीनिंग एजेंट भी है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या पूछा है, मेथड पूछा है प्रिपेयर करने का। न्यूट्रलाइजिंग ए स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस, ये तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो गई, ये कहाँ से होगा करेक्ट। डायरेक्टली डिजोल्व सोडियम कार्बोनेट इन वाटर, भाई सोडियम कार्बोनेट को आपने डिजोल्व कर दिया वाटर में, तो ये भी नहीं होगा। रिएक्टिंग ए बेस विद वाटर, ये भी नहीं है। हीटिंग बेकिंग सोडा, भाई बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो यहाँ पे देखो बेकिंग सोडा को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ। अब आपने देखा सोलवे प्रोसेस के अराउंड ही 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले में उसने क्या पूछा, बेकिंग सोडा जो होता है उसके लिए रिएक्टेंट कौन से यूज होते हैं, आप उनको रॉ मटेरियल्स भी बोल सकते हो, ठीक है, वो कई बार क्वेश्चन में रॉ मटेरियल की तरह भी पूछ लेता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया ये वाला कि वॉशिंग सोडा कैसे बन सकता है बेकिंग सोडा को हीट करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो उसने क्या पूछ लिया कि बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ, कि जो बेकिंग सोडा होता है वो कैसे बनेगा। वहाँ पे उसने क्या किया है, इनके फॉर्मूले गिवन है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूले दिए हुए हैं आपको और उसमें बोल दिया सॉल्वे प्रोसेस यूज़ करना है। यहाँ पे उसने क्या किया है, उनका नाम लिख के बता दिया, जैसे NaCl के प्लेस पे क्या कर दिया सोडियम क्लोराइड, अमोनिया के NH3 के प्लेस पे अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। देखो एक ही कॉन्सेप्ट के अराउंड 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही शिफ्ट में। तो बेकिंग सोडा जो है इसका कॉमन नेम होता है, इसका जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला होता है इसका NaHCO3। अगर हम इसके नेचर की बात करें तो ये बेसिक इन नेचर होता है। अपीयरेंस की बात करें कैसा दिखता है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल होता है। और यहाँ पे क्या है, बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर बाय पासिंग CO2 थ्रू अमोनेटेड ब्राइन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम। अब जब सेम ग्रुप की हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में, जैसे ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, तो इनको सेम ग्रुप में रखा ही क्यों गया है, क्योंकि इनकी वैलेंसी सेम है, इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो सेम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने इनको एक ही ग्रुप में रखा है। जैसे ग्रुप 1 में क्या होता है अभी, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। तो अब यहाँ पे क्या है, लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 2s1, यहाँ पे क्या है 3s1, ये कितना होता है 4s1। अब यहाँ पे भले ही इनके जो आउटर मोस्ट शेल है वो डिफरेंट है कि भाई सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 1 है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 ही प्रेजेंट है। तो यानी कि सेम ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स के पास क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम पूछा है ना उसने, तो क्या सेम होता है अभी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। जैसे ग्रुप 2 की भी एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। तो ग्रुप 2 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये बेरिलियम हो गया, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 2s2 होता है, ये कितना आ जाएगा 3s2, यहाँ पे 4s2 होता है। अब देखो यहाँ पे शेल चेंज हो गया कि सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके बढ़ रहे हैं, ठीक है। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनका साइज बढ़ेगा, उनके शेल बढ़ेंगे, शेल नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड शेल में, यहाँ पे थर्ड शेल में, यहाँ पे फोर्थ शेल में, बट जो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो सेम है, कितने हैं 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 1। इसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग ही 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट वॉज परफॉर्मिंग लैब एक्सपेरिमेंट। एक स्टूडेंट है वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है लैब में यूजिंग सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3। वट विल हैपन व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि क्या होगा, क्या रिएक्शन होगी जब सोडियम कार्बोनेट को आप ऐड कर दोगे कैल्शियम क्लोराइड में। तो रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे क्या होगी, क्या रिएक्शन बन जाएगी। भाई देखो यहाँ पे तो रिएक्शन देखते हैं क्या बन जाएगी। तो सोडियम कार्बोनेट ये होता है, कैल्शियम क्लोराइड ये होता है, तो Na2CO3 प्लस में CaCl2 क्या होगा। देखो आपको पता है सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है, -2। ये +1 होती है इसकी वैलेंसी सोडियम की, इसकी -2 होती है। और यहाँ पे क्या है, कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। बट यहाँ पे 2 क्लोरीन है जिसकी वजह से -2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 सोडियम है जिसकी वजह से +2 हो जाएगा, बट वैलेंसी +1 और इसकी -1 होती है। क्या है, यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या है भाई, यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि ये भी एग्जाम्पल किसका बन गया भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट का। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इसका कटायन इसके नाइन के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, NaCl प्लस में
यहाँ पे कैल्शियम है और यहाँ पे क्या है, कार्बोनेट, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट। बैलेंसिंग इस वाले क्वेश्चन के लिए आप खुद से ट्राई करना कि कैसे बैलेंस होती है, रिएक्शन बैलेंस है या फिर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स को दोनों साइड काउंट करके चेक करना कि बैलेंस है या फिर नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है, बैलेंसिंग चेक करना। तो यहाँ पे क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बना है भी यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट बना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है, वाइट पीपीटी होता है, क्या होता है, वाइट पीपीटी होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस में ऑब्जर्वेशन ही गिवन है। NaCl इज फॉर्म, वैसे तो NaCl बन रहा है यहाँ पे। येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, कि भाई येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, नहीं। फिर वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, ये भी। वैसे तो देखो भाई यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की भी फॉर्मेशन हो रही है, बट आई थिंक इसका जो आंसर आपको आंसर की में गिवन है वो ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है कि वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, या फिर ये ऑप्शन यहाँ पे मैंने गलत टाइप कर दिया, यानी कि ये ऑप्शन ही करेक्ट गिवन है आपको, या तो यहाँ पे कुछ और अलग ऑप्शन होगा, एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच प्रॉपर्टी इज सिमिलर फॉर एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। अभी हमने डिस्कस किया था कि सेम ग्रुप में जो वैलेंसी होती है वो सेम होती है ग्रुप में, यानी कि एक ही ग्रुप के अंदर जो वैलेंसी आती है वो क्या आती है, भी सेम आती है, सेम वैलेंसी आती है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेम होते हैं। तो वो सेम होने की वजह से कौन सी प्रॉपर्टीज सेम बनेगी यहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली, केमिकल प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो वैलेंसी का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी का मतलब क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। केमिकल जो भी रिएक्शंस होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी शो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, कैसे कंबाइन कर रहे हैं, इन सब की वजह से ही होता है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो ग्रुप है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या आएंगी भाई, सिमिलर आएंगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। वाई इज़ इट डिफिकल्ट टू स्टडी एलिमेंट्स इंडिविजुअली विदाउट क्लासिफिकेशन। ये बोल रहा है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है इसने, कि जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने उनका क्लासिफिकेशन कर दिया, उनको पूरा एक अच्छे से ना सिस्टमेटिक वे में हमने अरेंज कर दिया कि ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, पीरियड्स है ऐसे, और फिर बताया हमने ग्रुप में कि S ब्लॉक होता है, P ब्लॉक होता है, D ब्लॉक होता है, F ब्लॉक होता है। हमने पूरा ऐसे सिस्टमेटिक एक उसका पैटर्न बना दिया है, टेबल बना दिया है, अरेंज कर दिया। तो वो ये बोल रहा है कि यहाँ पे हम इंडिविजुअली भी तो उनको स्टडी कर सकते थे, तो इंडिविजुअली स्टडी करना उनको क्यों डिफिकल्ट होता है। अब आपको पता है टोटल कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 118 है। तो अब इन सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट को स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो भी वो अनोमलीज बिहेवियर शो करते हैं, वो क्या होता है, एक डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम पूरा ही एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बना दे, सिस्टमेटिक पैटर्न बना दे, तो उसके बेसिस पे क्या है, उनको याद करना या फिर उनको स्टडी करना क्या है, ईजी हो जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि एक ग्रुप के अंदर, यानी कि सेम ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो वैलेंसी सेम होने की वजह से उनका जो केमिकल बिहेवियर है वो क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो इससे क्या है, उनको समझना क्या हो गया, थोड़ा ईजी हो गया। अब अगर आप एक एक अलग अलग एलिमेंट को, आज कोई एलिमेंट पढ़ रहे हो, कल कोई एलिमेंट पढ़ रहे हो, तो ऐसे क्या है, एक डिफ़िकल्टी होगी। तो ऐसे क्या, हमने पूरा एक पैटर्न सा बना दिया, अरेंज कर दिया। जैसे देखो डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर एक रूम के अंदर चीज़ें रखी हैं और उनको हम सारी चीज़ों को अरेंज कर दे, तो क्या है, चीज़ों को फाइंड आउट करना, जो भी सामान आपने रूम के अंदर रखा है उनको क्या है, ईजी हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, एलिमेंट को स्टडी कर सके ईजिली, इसलिए आपने क्या किया भाई, उनको सिस्टमेटिक वे से अरेंज किया है। तो उसने डिफ़िकल्टी पूछी है कि इंडिविजुअली डिफ़िकल्टी क्या फेस करनी पड़ती है अगर हम उनका क्लासिफिकेशन नहीं करें। देर आर टू मैनी एलिमेंट विद वेरिंग प्रॉपर्टीज़। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और सभी एलिमेंट्स की क्या है, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट डिफरेंट है। अगर हम उनको एक सिस्टमेटिक वे से अरेंज नहीं करेंगे, एक पैटर्न नहीं बनाएंगे उनका, तो उनको याद करना, उनको स्टडी करना, उनको समझना क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका क्या है, करेक्ट आ जाएगा। ये था लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और इस एग्जाम में, इस शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे केमिस्ट्री पोर्शन से, उन सभी को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अभी आज की क्लास ना थोड़ी लेंदी भी हो गई है, तो इन फ्यूचर जो भी क्लासेस हम शिफ्ट वाइज डिस्कस करने वाले हैं उनको थोड़ा हम शॉर्ट में रखेंगे। आई थिंक आज मैंने काफ़ी टाइम बाद क्लास ली है, तो ये थोड़ी लेंदी हो गई है, तो ज़्यादा लेंदी क्लास को हम नहीं रखेंगे।
और साथ में क्या ध्यान रखना है आपको कि देखो जो डायरेक्टली केमिस्ट्री सिलेबस से जो क्वेश्चंस बन रहे थे ना, मैंने यहाँ पे सिर्फ वही ऐड किए हैं। अभी देखें यहाँ पे तो आपको पता है थोड़ा सा एनवायरमेंट वाला जो एरिया होता है ना, उसके भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आप जब पेपर में देखोगे तो पूछे गए हैं। यानी कि पॉल्यूशन से रिलेटेड, जैसे ओजोन लेयर से रिलेटेड आए हुए हैं और नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं। वो थोड़े बायो में और वो एनवायरमेंट वाले सेक्शन में चले जाएंगे। तो मैं स्ट्रिक्टली यहाँ पे सिर्फ केमिस्ट्री पोर्शन, जो केमिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ है उसी के अंडर जो जो भी टॉपिक इंक्लूड होंगे ना, कवर होंगे, सिर्फ उन्हीं को ही यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो बस यही था आज की क्लास के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना।